कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम आपको सीटेट के पैडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाते हैं हर सब्जेक्ट की। मेजरली हमारा जो फोकस होता है वो आपका सीटेट इंग्लिश पैडागोजी यानी कि अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र की तैयारी में रहता है, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनकी रिक्वेस्ट रहती है कि इंग्लिश पैडागोजी यानी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र बहुत अच्छे से डिटेल में उनको क्लास मिलनी चाहिए। तो यही हमारी कोशिश होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, उसमें आप अपनी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी है, जो अप्रोच है, वो कैसे अपनाएंगे, ये सब हम इसमें डिस्कस करते हुए डिटेल में हम हर टॉपिक को समझते हैं। और आप सभी को पता है कि लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 पेपर 2 में अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करते हैं, सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो सारे टॉपिक जो हैं वो हम आपको कवर करवाने की कोशिश करते हैं अलॉन्ग विथ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो, और पैसेज कैसे सॉल्व करना है उसकी ट्रिक, और पोएट्री कैसे सॉल्व करनी है उसकी ट्रिक। और आप सभी को पता होगा कि जो बच्चे इंग्लिश को लैंग्वेज 1 चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो ऑप्ट करते हैं लैंग्वेज 1 में, तो उन्हें एक पैसेज और एक पोएट्री आती है। और जो बच्चे लैंग्वेज 2 के लिए इंग्लिश को चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो उसमें ऑप्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एज लैंग्वेज 2 के तौर पे, तो उन्हें सिर्फ 2 पैसेज आता है, पोएट्री सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैं क्वालिफाइड हूँ एज अ PGT इंग्लिश टीचर। मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। आज हम इंग्लिश पैडागोजी का जो पेपर 2 और ये लैंग्वेज 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेपर 2 है उसका लैंग्वेज 2 है, और जो कि पेपर है आपका 21 जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर है, लैंग्वेज 2 है ये, और ये पेपर 2 है। तो उसका हम पैडागोजी देखेंगे। इसका जो पैराग्राफ है वो अभी हमने नहीं किया है, वो भी हम जल्द ही करेंगे। और इसके अलावा काफ़ी सारे पैसेज और पोएट्री मैंने सॉल्व करवाए हैं, वो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 136 से आपका पैडागोजी शुरू होता है, 135 तक आपका ये जो 2 पैसेज दिए हैं उसके क्वेश्चन है, ठीक है। तो पैडागोजी आपका 136 से शुरू हो रहा है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन इसमें। Which of the following method advocate oral drilling and mastery of the फॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज एज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। जब भाषा सिखाना होता है तो इनमें से कौन सा जो मेथड है वो उपयुक्त होता है ओरल ड्रिलिंग और जो लैंग्वेज को सीखने के लिए या मास्टरी करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, फॉर्मल जो फीचर्स होते हैं, उसके लिए कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, भाषा जब आप सिखाते हैं, सपोज ले लीजिए टारगेट लैंग्वेज आपका या सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश आपको सिखानी है, तो ओरल ड्रिलिंग के माध्यम से आप उस पर मास्टरी करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट आपका जो मेथड होता है ना, जो पद्धति होती है वो कौन सी होती है, ऑडियो लिंगुअलिज्म। अब इससे पहले वाली जस्ट वीडियो में मैंने, अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सीटेट इंग्लिश पैडागोजी में देखेंगे, तो इसी पेपर का जो लैंग्वेज 1 है पेपर फर्स्ट, उसमें मैंने ये क्वेश्चन को देखा था अलग तरीके से और आपको बताया भी था कि ऑडियो लिंगुअलिज्म कौन सा फीचर होता है, इस मेथड में क्या अपनाया जाता है। तो उसमें भी प्रैक्टिस, ओरल ड्रिलिंग, ये सब दिया हुआ था। और वही सेम क्वेश्चन अभी देखिए, ये पेपर 2 में भी दिया हुआ है, पेपर 1 में भी दिया हुआ था। ये क्वेश्चन का पैटर्न सेम नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन क्वेश्चन के मीनिंग वही थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेथड और अप्रोचेस जो कि इंग्लिश टीचिंग में कराई जाती है, उसे आपको समझना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऑडियो लिंगुअलिज्म एक ऐसा मेथड है जहाँ पे ओरल ड्रिलिंग यानी ओरल प्रैक्टिस कराया जाता है, प्रोनाउंसिएशन पे फोर्स किया जाता, प्रोनाउंसिएशन जो है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, उसको रिपीटेशन के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चे अगर उसको गलत अगर कहीं पे कह रहे हैं, बोल रहे हैं या प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो टीचर उसे क्या करती है, करेक्ट करवाती है ना, और मतलब प्रॉपर उसमें फीडबैक देती हैं, और उनको जहाँ पर भी हेल्प की ज़रूरत होती है हेल्प उनको मिलती है। पूरा असिस्टेंस और गाइडेंस के साथ ओरल ड्रिलिंग और रिपीटेशन का इस्तेमाल होता है, ताकि जो लैंग्वेज लर्निंग है उस पर मास्टरी आ सके। तो ये आपका ऑडियो लिंगुअलिज्म आपको फर्स्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 137।
एलम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। एलम नाम की बच्ची है या बच्चा हो सकता है ना, जो कि क्लास 7 का स्टूडेंट है। इज एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेज, जो कि क्या कर सकता है, चार भाषाओं को बोल सकता है। क्या क्या भाषाएं हैं, कन्नड़, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। ही यूजेज ऑल the 4 language freely when he speak to his parent at home, and in school he uses Hindi, Kannada, English. These are language known to his friends and teacher. What is the practice known as? देखिए, ये जो बच्चा है 7th क्लास में पढ़ता है, एलम नाम का, उसको 4 भाषाएं बोलनी आती है, कन्नड़, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। चारों भाषाओं का इस्तेमाल करके वो अपने घर में और स्कूल में जहाँ पे जैसी आवश्यकता होती है, जो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन भाषाओं के साथ वो अच्छे से संप्रेषण कर पाता है, कम्युनिकेशन कर पाता है। तो ये जो प्रैक्टिस है उसकी, उसे क्या कहा जाता है, तो ये आपकी ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी होती है। ठीक है, ट्रांसलिंगुअल जो एबिलिटी होती है ना, एक तरह का मल्टीलिंगुअलिज्म का ही फीचर है। मतलब 2 से ज़्यादा भाषा, एक भाषा जानते हैं आप तो उसे मोनोलिंगुअल कहा जाता है, 2 भाषा जानते हैं तो बाइलिंगुअल कहा जाता है। ठीक है, 2 से अधिक भाषा अगर आप जानते हैं तो उसे मल्टीलिंगुअल कहा जाता है। और उसी मल्टीलिंगुअलिज्म के साथ जैसी सिचुएशन आती है, जैसी ज़रूरत पड़ती है, उस ज़रूरत के हिसाब से आप बोलना शुरू कर देते हैं, उसे कहा जाता है ट्रांसलिंगुअल। तो यहाँ पे यही बात कही गई है, उसे 4 भाषाएं आती है, मतलब वो मल्टीलिंगुअलिज्म है, मल्टीलिंगुअल है वो बच्चा। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही फ्रीली जब अपने पेरेंट्स से बात करनी होती है तो इन चारों भाषाओं का इस्तेमाल कर पाता है। स्कूल मतलब पेरेंट्स के साथ घर में, स्कूल में टीचरों के साथ में, और बच्चों के साथ मतलब अपने क्लासमेट के साथ। तो ऐसा भी हो सकता है ना, स्कूल में टीचर हिंदी इंग्लिश जान रही हैं अच्छे से, घर में हो सकता है उसकी कन्नड़ हो लैंग्वेज, एलम नाम से पता चल रहा है कि कन्नड़ हो सकती है उसकी लैंग्वेज, घर में अपने पेरेंट्स से कन्नड़ में बोल रहा है, स्कूल में टीचर से हिंदी या इंग्लिश में कह रहा है, और कोई बच्चा जिन्हें मराठी आती होगी या कन्नड़ और आती होगी या हिंदी इंग्लिश, तो उनसे भी वैसे बात कर रहा है। तो ये सिचुएशनल जो क्रिएट हो रही है, उस सिचुएशन के हिसाब से बच्चा जो है बात करने में एबल है, सक्षम है, इसे हम कहेंगे ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी। उसकी जो क्षमता है वो क्या है, ट्रांसलिंगुअल है। मतलब कि एक भाषा से कई भाषा, मतलब सिर्फ एक भाषा नहीं, कई भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए वो घर में और स्कूल में या अपने आसपास बहुत अच्छे से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। उसे हम ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी कहते हैं। मतलब जो भी जैसे सिचुएशन आती है, जो ज़रूरत होती है, जहाँ पे उसे कन्नड़ की ज़रूरत है बोलने की, वहाँ वो कन्नड़ बोल लेता है, जहाँ मराठी की आवश्यकता है वहाँ पे वो मराठी बोल लेता है, जहाँ पे हिंदी की ज़रूरत पड़ती है या इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बोल सकता है। तो ये हो गया आपका ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी। ठीक है, अब देखेंगे 138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। जब आप भाषा सीखते हैं, भाषा अधिगम के दौरान इनमें से कौन सी बातें हैं जो सही हैं, ट्रू है। तो आप सभी को पता है, फर्स्ट में ही आपको मैंने बहुत स्टार्टिंग में लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ाया था, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसकी क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सी बात सही है। नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। जी नहीं, ये एकदम गलत बात है। अपनी नेटिव या वर्नैक्युलर लैंग्वेज का ज्ञान होना तो ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज सीखने में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे ट्रू पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं सेकंड नंबर, नॉलेज ऑफ नेटिव और फर्स्ट लैंग्वेज हैज़ नथिंग टू डू विद द लर्निंग ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये भी गलत है। बच्चे को फर्स्ट लैंग्वेज या वर्नैक्युलर लैंग्वेज अगर आती है, वो स्कूल जाता है, अपने भाषा में सीखते हुए दूसरे भाषा को वो सीखता है तो वो उसको हेल्प करता है। यहाँ पे बोल रहा है हैज़ नथिंग टू डू इन द लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, मतलब दूसरी लैंग्वेज सीखने में उसका कोई योगदान नहीं होता। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं या छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, प्री स्कूलर्स जो होते हैं, नर्सरी, KG1, प्ले स्कूल, तो बच्चे से हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनकी मदर टंग में जो उन्हें आता है उसके साथ उस भाषा में कम्युनिकेट करते हुए, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें संप्रेषण करते हुए उनको हम सेकेंड लैंग्वेज को सिखाते
हैं, जो टारगेट लैंग्वेज होता है उसे हम उसे सिखाते हैं, तो उसका योगदान यहाँ पर नहीं है बोल रहे, तो ये गलत है। अब थर्ड नंबर बोल रहा है नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स इन द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। यस, करेक्ट, ये भी सही है। अब फोर्थ बोल रहा है फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग आर कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी कि एकदम अलग होता है। तो देखिए ये यहाँ पर इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये बात इतनी सही नहीं है। कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो बात बोल रही है ये बात कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट बोल रहा है, फ़र्क होता है बिल्कुल एकदम अलग। यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट का मतलब है एकदम अलग होना, एकदम अलग नहीं होता है, फ़र्क होता है दोनों भाषा को सीखने में, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कुछ चीज़ें इसमें जो हमें पता है वो उसमें भी आती है, तो हम उसे जल्दी से समझ पाते हैं, या बेसिक ग्रामर रूल्स होते हैं वो समझ पाते हैं। तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट का मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा असमानताएं होती है लेकिन कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ थर्ड नंबर जो है वो बेस्ट आंसर है, नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। यस, ये बात एकदम सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 139। A teacher of class 6th brought item like spoon, plate, utensil, boxes and pan to her classroom to teach vocabulary from there, writing a description of object in kitchen. What are these objects known as in teaching, in language teaching? एक भाषा जो शिक्षिका है अपने क्लास में, मतलब क्लास 6 की क्लास में वो क्या करती हैं, कुछ आइटम्स लेके आती हैं किचन के जो आइटम्स हैं, जैसे स्पून है, प्लेट है, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, बॉक्सेस, पैन यानी जिसमें आप रोटी बनाते हैं या चाय वगैरह बनाते हैं, स्टर फ्राई करते हैं, उसे पैन कहा जाता है। तो वो पैन लेके आती हैं अपने क्लासरूम में, ये सब आइटम लेके आती हैं क्या करने के लिए, उनको शब्दकोश सिखाने के लिए, वोकैबुलरी टीच करने के लिए कि इन्हें क्या कहा जाता है। स्पून जैसे चम्मच को स्पून कहा जाता है ना, प्लेट कहा जाता है, यूटेंसिल यानी बर्तन होता है ना, डब्बे को बॉक्सेस कहा जाता है, पैन मतलब क्या है, ये किस काम का आता है, जिसे हम जनरली हम क्या कहते हैं, भगोना, है ना, तो उसे पैन कहा जाता है। ये सब जो वोकैबुलरी है वो सिखाने के लिए वो लेकर आती है, ठीक है। फ्रॉम देयर राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द किचन, मतलब किचन में क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं उसके शब्द को मतलब उसके जो वोकैबुलरी है वो डेवलप करने के लिए, वो सिखाने के लिए, और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात, डिस्क्रिप्शन यानी थोड़ा उसके बारे में चर्चा करना। जैसे स्पून का क्या काम होता है, तो चम्मच से हम वो हमको खाने में मदद करता है, प्लेट में हम खाना को रखते हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन होते हैं, अलग अलग बर्तन जो किचन में इस्तेमाल किया जाता है, पैन है जैसे तो फ्राइंग पैन भी होता है, स्टर फ्राई पैन भी होता है, या फिर चाय वगैरह बनाने के लिए भी होता है ना। तो ये इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन देना है और शब्दकोश उनका डेवलप करना है, उसके लिए वो इसे मतलब इन सब चीज़ों को लेकर आती हैं। तो व्हाट आर दिस ऑब्जेक्ट नोन इन टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग, तो अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें वो एग्जाम्पल दे के रियल लाइफ जो चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ में, उन सब चीज़ों का एग्जाम्पल देते हुए क्लास में वो उन्हें सिखा रही हैं, उसके बारे में बता रही हैं, शब्दकोश को डेवलप कर रही हैं। तो इस तरह की टीचिंग को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे बहुत सिंपल सी बात है, रियलिया कहा जाता है। टीचिंग मटेरियल तो ये है, ठीक है, कुकिंग आइटम है, ये भी हम जानते हैं। रियल लाइफ टास्क मतलब कि जो आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ये क्या काम कर रहा है, तो ये रियलिया का काम कर रहा है, ठीक है। रियलिया जो एक वर्ड है, ठीक है, वो क्या होता है, जब आप लैंग्वेज सिखाते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, या यहाँ पर लैंग्वेज की बात की जा रही है, लैंग्वेज के अलावा दूसरा भी कोई सब्जेक्ट है उसे सिखा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट जो कि रियल लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है उसका इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो क्या कहा जाता है, उसे हम रियलिया कहते हैं। रियलिया बना है रियल ईयर से, ठीक है, मतलब रियल जो है आपकी जो वास्तविक में जो प्रेजेंट होती है ना, उन चीज़ों को दिखाते हुए रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवाते हुए आप बच्चों को सिखाते हैं। तो आपका सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 140, डिक्लेरेटिव नॉलेज इज व्हाट, तो डिक्लेरेटिव जो नॉलेज होती है, डिक्लेरेटिव जनरली अगर आप
देखें तो डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करना, किसी चीज़ के बारे में घोषणा करना। तो जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है वो क्या होती है इंग्लिश में, तो यहाँ पे बोल रहे नोइंग टू प्रोनाउंस वर्ड इन अ लैंग्वेज। तो प्रोनाउंस वर्ड को प्रोनाउंस करना तो फोनिक से रिलेट हो जाता है, साउंड वगैरह, है ना। नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम, हाँ ये बात सही है, क्योंकि आप ग्रामर के बारे में जान रहे हैं, उसे आप बता सकते हैं, ये डिक्लेरेटिव होता है। ठीक है, डिक्लेयर करना यानी बताना। डिक्लेरेटिव मतलब ग्रामेटिकल नॉलेज के बारे में जब आप बता सकते हैं, आपको नॉलेज है, वो आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है। नोइंग हाउ टू आइडेंटिफाई एन एरर इन अ ग्रामेटिकल आइटम, ये नहीं होगा। नोइंग हाउ टू डू ग्रामेटिकल आइटम, ये भी नहीं होगा। डिक्लेरेटिव जो नॉलेज होती है मतलब आप उसके बारे में जो जानते हैं उसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हियर इज अ सिचुएशन वेयर स्टूडेंट वर एक्सपोज टू द ऑपोजिट पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट अंडर द कंसिडरेशन टू अलाउ देम टू फर्दर अंडरस्टैंड इट। व्हाट डज दिस प्रोसेस अटेम्प्ट टू प्रमोट अमंग द लर्नर। यहाँ बता रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है हियर इज अ सिचुएशन, यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है जहाँ पर स्टूडेंट को एक्सपोजर दिया जाता है ऑपोजिट पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। कोई विषय है उसके बारे में, उसका जो सोचने का क्या तरीका है, क्या उसके भाव हैं, क्या उसकी अभिरुचि है, उसका क्या परसेप्शन है, उसमें मतलब उसको ऑपोजिट परसेप्शन को सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, मतलब उन्हें एक्सपोजर दिया जाता है। और उनको क्या अलाउ किया जाता है कि उससे आगे उस समझें। मतलब किसी चीज़ के बारे में अगर आप कोई परसेप्शन रख रहे हैं और उस परसेप्शन के अगर आप ऑपोजिट परसेप्शन रख रहे हैं, उसके विपरीत आपकी कोई सोच है, तो क्यों है। किसी चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, जो उस जनरल सोच होती है उसके विपरीत आप सोच रहे हैं, जैसे एक फल है, ठीक है, एक फल की बात की जाए कि बनाना, केला खाना अच्छा होता है, ये एक पॉजिटिव परसेप्शन है। कोई बच्चा सोच रहा है कि केला खाना अच्छा नहीं होता है, मतलब ये अपोजिट परसेप्शन है उसका। क्यों है, तो देखिए जो सोच रहा है, जो बच्चा पॉजिटिव सोच रहा है कि केला या कोई भी फ्रूट खाना बहुत अच्छा है, तो वो सोच रहा है हेल्दी होता है, इससे हेल्थ जो बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं। दूसरा बच्चा सोच रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं होता। क्यों सोच रहा है, क्या कारण है, उस पर और ज़्यादा अच्छे से विचार किया जाए और उसको एक्सप्लेन किया जाए, ऐसा अलाउ किया जा रहा है। तो अब वो बच्चा बोलेगा कि अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि केला खाने से खांसी होती है, ठीक है, कफ बनता है, इस तरह से वो सोचता है कि इसीलिए केला खाना अच्छा नहीं होता है। तो ये उसके अपने अपने क्या है, पर्सपेक्टिव है, अपनी सोच है। तो इसी को कहा जा रहा है, इस सिचुएशन को इस तरह से बच्चों को एक्सपोज किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस अटेम्प्ट किया जाता है, तो इससे बच्चों में किस चीज़ की वृद्धि होती है, क्या प्रमोट किया जाता है, तो इससे बच्चों को ना क्रिटिकल लिटरेसी प्रमोट किया जाता है। क्रिटिकल एनालाइज मतलब किसी चीज़ के बारे में एग्जामिन करना, सोचना क्यों है, क्या है, कैसे, ठीक है, तो वो तो इसके अंतर्गत आएगा। क्रिटिकल लिटरेसी के अंतर्गत क्रिटिकल एनालिसिस आएगा। प्रोसेस बेस्ड पेडागोजी तो टीचर के लिए हो जाता है। यहाँ पे बच्चे की बात की जा रही है, बच्चे को सिचुएशन दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को एक्सपोज किया जा रहा है, एक्सपोजर दिया जा रहा है कि किसी चीज़ के बारे में आपको सोचना है, विपरीत सोच रखनी है, और विपरीत अगर आप सोच रहे हैं तो क्यों ऐसा है उसको समझना है और समझाना है, उसको पूछा जा रहा है। तो इसमें क्रिटिकल एनालिसिस तो आ जाएगा क्रिटिकल लिटरेसी के अंतर्गत, लेकिन जो प्रोसेस बेस्ड पेडागोजी है वो टीचर का जो एक अपना जो प्रोसेस होता है उसमें आता है। ये बच्चों पे फोकस किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये सही नहीं है। लिटरेसी डेवलपमेंट की यहाँ पे बात ही नहीं है। लिटरेसी डेवलपमेंट बच्चे ने प्राइमरी लेवल पे ही कर लिया है, ठीक है, प्राइमरी लेवल से पहले ही लिटरेसी उसने डेवलप कर लिया है। मतलब वो बोलना, लिखना, सुनना और रीड करना वो अभी क्लास 1 में आने तक वो कर चुका है प्राइमरी लेवल पे। अब ये उसके आगे की बात की जा रही है, जहाँ पे क्रिटिकल यानी कि समीक्षा करना, किसी चीज़ को समीक्षा करना मतलब उसको समझना, ध्यान से स्क्रूटनाइज करके, एनालाइज करके उसको, उसके बारे में अपनी सोच रखना और उसको व्यक्त करना। तो यहाँ पर ये क्रिटिकल लिटरेसी आ जाएगा। क्रिटिकल लिटरेसी के अंतर्गत ही क्रिटिकल एनालिसिस आता है, जिसमें वो सोचता है, समझता है और उसे उसको समझाने की कोशिश करता है। तो ये यहाँ पर इसके अंतर्गत आ जाएगा। एनालिसिस एक पार्ट होता है क्रिटिकल
लिटरेसी के अंतर्गत, इसीलिए ये सही नहीं है। ये टीचर बेस्ड है, बच्चे के लिए मतलब बच्चे पे यहाँ बात की जा रही, बच्चे पे फोकस नहीं है। लिटरेसी डेवलपमेंट उसकी ऑलरेडी हो जाती है, तब जाके वो इतना समझ पाता है, सोच पाता है, परसेप्शन रख पाता है अपनी, है ना, रुचि अभिरुचि को व्यक्त कर पाता है कि कोई एक चीज़ उसको अगर पसंद है या नहीं है तो क्यों नहीं है। इस तरह से वो अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है, और उन विचारों को वो किस तरह से कैसे सोच रहा है, क्या उसकी अवधारणा है उसके पीछे, इसको वो क्रिटिकली एग्जामिन करता है, एनालिसिस करता है, उसको सिंथेसिस करता है, तब जाके वो उसको समझता है और कहता है। तो ये क्रिटिकल लिटरेसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर 3rd नंबर ये सही हो जाएगा, क्रिटिकल लिटरेसी। अब हम नेक्स्ट जो है 142 से 50 तक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है, क्योंकि लैंग्वेजिंग जो होती है, ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है उसको आप समझेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि राइटिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसको समझते हुए फिर हम इसके आंसर को देखेंगे। तो इसमें थोड़ा आपको समझाने की मुझे आवश्यकता है, जिससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें आपको थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, तो इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो किसी तरह का, अगर किसी बच्चे को कोई किसी तरह का डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, रिसोर्सफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो नए एस्पायरेंट्स हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है सीटेट जो एग्ज़ाम है जुलाई में आपका 7 जुलाई को, वो और अच्छी बूस्ट हो सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।